मार्टिन लूथर के इन थीसिस को प्रिंट किया गया, बहुत तेजी से इनके आइडियाज फैलते चले गए और कहा जाता है कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत है उसमें इनके आइडियाज का एक बहुत बड़ा रोल था। गुटेनबर्ग, अगर आपको याद हो तो जोहान गुटेनबर्ग नाम के आदमी ने 1430 यानी 1430 में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। अगर हम कंपेयर करें यूरोप और भारतीय पुअर को, देखिए बहुत सिंपल है कि जब यूरोप में लिटरेसी रेट्स इंप्रूव हुए, जब भारत में भी लिटरेसी रेट्स इंप्रूव हुए, तो तेजी से लोगों ने क्या किया, किताबें पढ़ना स्टार्ट किया है ना। तो अगर आप देखोगे तो इन न्यूज़पेपर्स के अंदर नेशनल लीडर्स जो आर्टिकल्स लिखते थे उनको छापा जाता था, उनके आइडियाज को छापा जाता था। तो अगर देखोगे तो बड़ी संख्या के अंदर अभी लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्या हाल चाल बच्चा बाड़ी, कैसे हैं सारे प्यारे प्यारे बच्चे? स्वागत है मेरे सारे सुपरस्टार्स का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला के ऊपर। सो आइए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा एक और धमाकेदार वाला सुपर वाला टॉपिक, यानी 10th क्लास के जो हमारी सीरीज चल रही है उड़ान चैनल के ऊपर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, उसी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारे पास एक सुपर ओपी टॉपिक है, दैट इज प्रिंट कल्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस यार इस चैप्टर की बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, तो आपको बिल्कुल भी इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को मिस नहीं करना है। चलिए तो भाई बिना समय गंवाए हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा जबरदस्त वाला सेशन। चलो अभी प्रेजेंटर का ये तो कहीं चला गया है पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत सिंपल सी बात है यार, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो हम लोग क्या कवर करेंगे यहाँ पे बच्चे, हम सबको पता है हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। जी हाँ, हम क्या कवर करेंगे यहाँ पे, हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए फटाफट से आगे बात करेंगे प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए जो पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे वो है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग केम टू यूरोप आफ्टर 1295, मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च बिगैन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ बुक्स, और गांधी सेड दैट द फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच। चलिए तो चारों में आपको क्या करना है, रीजंस देने हैं। देखो नंबर 1 सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पहला कहता है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप के अंदर 1295 में ही क्यों आया। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आपको याद होगा मार्को पोलो नाम का एक बंदा, एक एक्सप्लोरर इंसान। एक्सप्लोरर कौन होता है, जो जगह जगह जाकर के चीजों को देखता है। ठीक है, तो एक इटालियन बंदा था, तो बहुत सालों से वो चाइना में था और चाइना से इसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को सीखा। और जब ये इटली वापस आया है ना, जब ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अपने देश वापस आया, तब उस टेक्नोलॉजी को इसने आकर के इटली के अंदर इंट्रोड्यूस किया और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अलग अलग पार्ट्स में फैल गई। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अच्छा, मार्टिन लूथर, अगर आपको याद हो यार तो 1517 में मार्टिन लूथर ने क्या किया था। मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, जो कि कैथोलिक जो लोग होते हैं, कैथोलिक्स कौन होते हैं, क्रिश्चियन ग्रुप के अंदर, क्रिश्चियन समुदाय के अंदर एक ग्रुप है ना, मतलब क्रिश्चियनिटी जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, वहां पे एक ग्रुप है कैथोलिक ग्रुप, राइट। तो अगर आप देखोगे तो वो लोग पुराने जमाने में बहुत करप्ट हो गए थे ना, उनके जो फादर वगैरह थे, प्रीस्ट वगैरह थे, वो बहुत ज्यादा पैसे लेने लगे थे हर एक चीज के। तो जो मार्टिन लूथर थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इस बात को अपोज किया था। और आप देखोगे तो इसी बात को हाईलाइट करते हुए इन्होंने एक रिसर्च पेपर जैसे लिखे थे, 95 थीसिस लिखे थे, और उसको विटेनबर्ग नाम का जो चर्च था, विटेनबर्ग एक शहर था जर्मनी के अंदर, तो वहां पे जो चर्च था उसके दरवाजे पे जाके चिपकाए आए थे और बोला था कि इनके आइडियाज को डिबेट करिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर के इन थीसिस को प्रिंट किया गया, बहुत तेजी से इनके आइडियाज फैलते चले गए और कहा जाता है कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत है उसमें इनके आइडियाज का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है आपका, चल एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सी क्या था हमारा कि द रोमन कैथोलिक चर्च बिगैन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम मिड 16th सेंचुरी। देखिए बहुत सिंपल इसका कारण है, अगर आपको याद हो कि जब प्रिंटेड किताबें फैलने लगी बहुत तेजी से, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लेखक थे, जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने लोगों के पास अपने आइडियाज को पहुंचाना स्टार्ट किया। कैसे, किताबों के थ्रू। ठीक है, पहले के जमाने में क्या था, जो राजा लोग हुआ करते थे, है ना, जो आपके नोबिलिटी के पीपल थे या जो चर्च के हायर अथॉरिटीज थे, ये लोगों को यार बड़ा बेवकूफ बनाते थे। ठीक है, इनसे जबरदस्ती टैक्सेस घसीटते थे, है ना, इनके ऊपर जो है टॉर्चर करते थे, इनको कई बार इनको राइट्स नहीं देते थे। ठीक है, तो ऐसी सारी बातों को अपोज करते हुए अगर आप देखोगे तो कई सारे राइटर्स एंड ऑथर्स ने अपनी किताबों में लिखना स्टार्ट किया और ये किताबें तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी। ठीक है, नाउ अब अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल 16th सेंचुरी में मेनोशियो का नाम का एक बंदा था, जो कि इटली के अंदर काम करता था मिल वगैरह में, तो उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी किताबें अवेलेबल थी उसके लोकेलिटी में, उसने उन किताबों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने बाइबल के मैसेज को, बाइबल क्या होती है, होली बुक होती है क्रिश्चियनिटी की। ठीक है, तो बाइबल के मैसेज को कुछ इस तरह समझा कि जिससे कि आपका जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। ठीक है, और इनफैक्ट आप देखोगे तो इस बेचारे आदमी को यहां पे इसके लिए पनिशमेंट भी दी गई थी और उसके बाद से जो चर्च था उसको इस बात का डर लगने लगा कि कहीं बहुत ज्यादा लोग
लोग उसके अगेंस्ट रिबेल ना कर दें, रिवॉल्ट ना कर दें। और दिस इज द रीजन कि उसने क्या किया, एक पूरा लिस्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया आपके प्रोहिबिटेड किताबों का, यानी ऐसी किताबें जो कि चर्च को अपोज करती थी। ठीक है, चलिए, तो ये कब हुआ था यार, 1558 से। डन। चलिए, सो आगे बात करते हैं फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आपका, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो फाइट फॉर स्वराज है, इट्स अ फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो गांधी ने ऐसी बात क्यों कही, देखिए बहुत सिंपल है। महात्मा गांधी ने ये बात कब कही थी, 1922 के अंदर कही थी, जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम, बिना आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के, जब तक आपको बोलने की आजादी नहीं है, जब तक आपके मीडिया को फ्री नहीं रखा गया है, जब तक आपको पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म करने की आजादी नहीं है, कोई भी देश इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। अगर एक देश को फॉरेन डोमिनेशन से फ्री होना है तो ये सारी आजादियां, आप कह सकते हो यार, देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, फिलहाल लेट्स मूव फर्दर। चलो, नाउ अब अगर आप देखोगे फटाफट से, राइट शॉर्ट्स नोट ऑन गुटेनबर्ग प्रेस इरास्मस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक और द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे गुटेनबर्ग, अगर आपको याद हो तो जोहान गुटेनबर्ग नाम के आदमी ने 1430s यानी 1430 में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो, अगर आप देखेंगे तो बच्चे, जो गुटेनबर्ग था है ना, वो पुराने जमाने से, जो उनके पापा थे, अच्छा खासा बिजनेस था उनका, प्लस उनके बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। तो जब वो छोटा था तब वो देखता था कि किस तरीके से उसके खेत पे वाइन और ऑलिव प्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता था, तेल वगैरह निकालने के लिए, कई सारी चीजें बनाने के लिए। ठीक है, और जब वो बड़ा हुआ तो एक जबरदस्त गोल्डस्मिथ बना, यानी ज्वेलरी बनाने में उसने एकदम महारत हासिल कर ली, और इन्हीं आइडियाज को कंबाइन करके उसने प्रिंटिंग प्रेस को यहां पे डिजाइन किया। ठीक है, 1448 के अराउंड अगर आप देखोगे तो उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को और ज्यादा बेहतर बना लिया था। ठीक है, चलिए, इरास्मस एक लैटिन स्कॉलर थे जो कि प्रिंटिंग किताबों, प्रिंटेड किताबों से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, बिकॉज इनके मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऐसी किताबें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई तो लोगों के अंदर रेबेलियस थॉट्स आ जाएंगे, विद्रोही विचार पैदा हो जाएंगे। राइट, चलिए, इनको लगता था कि देखिए कुछ किताबें ऐसी हैं जो यूजफुल इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, कोई भी काम की इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई नहीं करती, और जिनके थ्रू क्या हो सकता है, लोगों के अंदर बहुत गलत थॉट्स यहां पर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत बार रिपीट हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉन्च किया था ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर 1878 के अंदर। अगर आपको याद है दोस्तों, तो ये वो एक्ट था जिसने क्या किया, जितने भी लोकल भाषा यानी लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे उनके ऊपर लगा दिया कंट्रोल। यानी आप अपने न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर जो भी प्रिंट करने वाले हो, उसकी परमिशन पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी तभी आप उसको प्रिंट कर सकते हो। अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई भी चीज ऐसा मिल गया जो ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है यार, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस न्यूज़पेपर को पहले तो वार्निंग देगी, और फिर भी नहीं माना तो उसको बंद कर देगी, साथ ही साथ उसकी सारी प्रिंटिंग मशीनरी को छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलो, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन द 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू वुमेन, पुअर एंड रिफॉर्मर्स। देखिए, महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे बच्चे, तो रीडिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई, और कई सारी ऐसी किताबें आनी स्टार्ट हो गई जो कि विमेन एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस कर रही थी। ठीक है, बहुत सारी किताबों को खासकर विमेन के लिए पब्लिश किया गया। इनफैक्ट आप कह सकते हो प्रिंट कल्चर ने महिलाओं को एकदम एक तरीके से फ्रीडम अवॉर्ड की उनकी बोरिंग जिंदगी से। राइट, बिकॉज आप देखोगे भारत के अंदर, बिकॉज जो महिलाएं थी उनका स्टेटस बहुत अच्छा तो था नहीं, तो प्रिंट कल्चर के आने के बाद से क्या हो, कई सारी ऐसी किताबें गई जिसको महिलाएं पढ़ के एजुकेट भी हो पाई, कई सारी विमेन राइटर्स भी आई जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं बच्चे उन किताबों के अंदर प्रेजेंट किया। ठीक है, चलिए, तो आगे बात करते हैं, गरीब लोगों की बात करते हैं। अगर पुअर लोगों की बात करें, देखिए जैसे अच्छा, अब अगर हम यार पुअर की बात करें, चलिए, इन द 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू वुमेन, द पुअर एंड रिफॉर्मर्स। चलो, तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों तरीके की हम मतलब एग्जांपल्स लेके चलेंगे। अगर हम कंपेयर करें यूरोप और भारतीय पुअर को, देखिए बहुत सिंपल है कि जब यूरोप में लिटरेसी रेट्स इंप्रूव हुए, जब भारत में भी लिटरेसी रेट्स इंप्रूव हुए, तो तेजी से लोगों ने क्या किया, किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। अब किताबें पढ़ने का ऑब्जेक्टिव अलग अलग था, कोई एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहा है, कोई नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, कोई पॉलिटिकल मुद्दों पर किताबें पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में पेनी मैगजीन्स बहुत पॉपुलर थी। राइट, इनफैक्ट जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते थे वो कहानियां सुना करते थे, किताबों को अंदर जो छपी हुई हैं, ठीक है, कहीं गैदर हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे, और जो किताब पढ़ रहा होता था उसकी कहानी को सुनते थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे बच्चे, अगर आप देखेंगे बुक्स को हायर भी किया जा सकता था, रेंट भी किया जा सकता था, तो ये कंपैरेटिवली काफी सस्ता भी था और अफोर्डेबल भी था। भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सस्ती किताबें जो है अभी मार्केट्स के अंदर बिकनी स्टार्ट हो गई थी, खासकर मद्रास के अंदर आप देखेंगे तो चौराहों के ऊपर भी कई सारी सस्ती किताबें यहां पे मिल जाती थी। ठीक है, चलिए,
तो अच्छा, तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं द पुअर के बाद रिफॉर्मर्स। देखिए रिफॉर्मर्स के लिए प्रिंट कल्चर ने एक बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। अच्छा, रिफॉर्मर्स ने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, किताबों को यूज करके जो सोशल इवल से समाज की बुराइयां थी उनको काफी लेवल पे यार हाईलाइट किया। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने एक संवाद कौमुदी पब्लिश करना स्टार्ट किया था, जहां पे वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो हिंदू वुमेन है, विडोज है, जिनकी पति की डेथ हो चुकी है यार, वो कितना ज्यादा यहाँ पे सफर करती है। ठीक है, 1860 से बहुत सारी बंगाली राइटर्स थे जैसे कैलाश बाशनी देवी, जिन्होंने कई सारी किताबें लिखनी चालू कर दी थी बताने के लिए कि भैया किस तरीके से महिलाएं अपने ही घर में एकदम कैद हो जाती है, उनकी लाइफ कितनी बर्डनसम होती है, उनकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसी कई सारी किताबें जो है आप देखोगे सोशल रिफॉर्म्स के बेस पे मार्केट में आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, Why did some people in the 18th century Europe think that the print culture would enlighten and end despotism? ठीक है, बहुत सिंपल हुआ कि अगर आप देखेंगे जब नए आइडियाज स्प्रेड होना स्टार्ट हुए, जब प्रिंटेड किताबों के अंदर लोगों ने अपने आइडियाज को छापना स्टार्ट किया, नए आइडियाज प्रिंट होने स्टार्ट हुए, आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स जो थे लोगों के पास अभी बहुत आसानी से पहुंचने लगे। पहले बहुत मुश्किल होता था इनकी बातों को सुनना समझना, लेकिन अभी प्रिंटेड किताबों के जरिए बड़ा आसान हो गया कि लोग इनकी बातों को सुनते भी थे, समझते भी थे, और उनके दिमाग के अंदर एक साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक थिंकिंग आप कह सकते हो, डेवलप होना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आप कह सकते हो यार बुक बिकेम अ मीडियम ऑफ प्रोग्रेस, राइट। अगर आप देखोगे तो बुक्स को ऐसा माने जाने लगा कि बुक्स वो मीडियम है जिसके थ्रू आप पूरे समाज को यहां पे बदल सकते हो, पूरी सोसाइटी को यहां पे आप बदल सकते हो। ठीक है, ऐसा भी माना जाता था कि जो जब लोग किताबें पढ़ेंगे उनके आइडियाज यहां पे और बढ़ेंगे और स्प्रेड होंगे, और साथ ही साथ उनके दिमाग में दिमाग की बत्ती जलेगी, उनको लगेगा यार कि जो राजा की सरकारें जो उनके अधिकारों को नहीं देती, उनके राइट्स को नहीं देती, ठीक है, ऐसी सरकारों के अगेंस्ट अभी आंदोलन करने का टाइम आ गया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब लोग किताबों से इंस्पायर होते हैं और राजा के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं, राइट। चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर्स है, जैसे आपके जीन जैक्स रूसो हो गए, थॉमस पेन हो गए, वोल्टेयर हो गए, तो इनकी किताबें यार बड़ी संख्या में पब्लिश की जा रही थी, बड़ी संख्या में पढ़ी जा रही थी, राइट। तो अगर आप देखेंगे जो आइडियाज इन्होंने प्रेजेंट किए साइंस को लेकर के, लॉजिकल रीजनिंग्स को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए लोगों के बीच, राइट। चलिए अगर आप देखोगे इसके अलावा मैप्स हो गए, साइंटिफिक डायग्राम्स हो गए, तो इसको भी यार साइंटिस्ट वगैरह जैसे आइजैक न्यूटन वगैरह जो थे अपने कई सारी आइडियाज को यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, और लोगों ने जब इन आइडियाज को पढ़ा तो उनके दिमाग में एक साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने किसी भी चीज को ब्लाइंडली यहाँ पे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से फटाफट से कि व्हाई डिड सम पीपल फियर द इफेक्ट ऑफ इजीली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स, चूज वन एग्जांपल फ्रॉम यूरोप एंड वन फ्रॉम इंडिया। देखिए कुछ लोग ऐसे थे, खासकर जो अपर क्लास के हैं, जो मोनार्की क्लास के हैं, जो नोबिलिटी से बिलोंग करते हैं, चर्च वाले लोग हैं, ठीक है, इनको लगा यार कि अभी किताब बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जा रही है और हर एक इंसान जो है अभी पढ़ पा रहा है उसको, राइट, कॉमन आदमी पढ़ पा रहा है, तो इनको ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यार इनकी जो अभी तक समाज में पोजीशन बनी हुई है, ये जो लोगों पे अपनी धौंस जमाते आ रहे हैं, कहीं वो पोजीशन खतरे में ना जाए। ठीक है, कुछ लोगों को लगा यार कि अगर लोग ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो लोगों के दिमाग में इररिलीजियस थॉट्स आ जाएंगे, अधर्मी विचार आ जाएंगे, लोग विद्रोह करने लगेंगे। भाई इनको इस बात से दिक्कत नहीं थी, ये अभी तक तो लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे थे, अपनी धौंस जमाते आ रहे थे, ठीक है। अब इनको दिक्कत इस बात से हुई कि जब लोगों को सच्चाई पता चलनी स्टार्ट हुई इन किताबों के थ्रू, तो इनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका पोजीशन समाज में खत्म हो जाए, राइट। अच्छा, यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च है आप देखोगे इसने कई सारी प्रिंटेड किताबों के पब्लिकेशन को रोकने का ट्राई किया। ठीक है, इंडिया में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉन्च कर दिया गया ताकि लोकल भाषा में ब्रिटिशर्स को अपोज ना किया जा सके। तो ये दो एग्जांपल्स बेटा आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल फटाफट से, What were the effects of the spread of print culture for the poor people in the 19th century? देखिए बहुत सिंपल है यार, भारत में और यूरोप के अंदर दोनों जगह आप देखोगे तो पब्लिक लाइब्रेरीज को स्टार्ट किया गया था जिससे कि जो किताबें हैं वो आम आदमी तक, ये गरीब आदमी तक भी पहुंच सके। अब ये लाइब्रेरीज जनरली जो है अब शहरों में लोकेटेड थी, टाउन्स में लोकेटेड थी, और कभी कभी जो काफी अमीर गांव होते थे वहां पे भी ऐसी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती थी। ठीक है, अब इन लाइब्रेरीज को सेटअप कौन करता था? जो अमीर लोग होते थे भाई, उनके लिए ऐसी लाइब्रेरी सेटअप करने का मतलब था एक समाज में एक रिस्पेक्ट टर्न करना। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखोगे तो लेट 19th सेंचुरी से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो इश्यूज हैं वो भी आपको कई सारी किताबों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत सिंपल है। अब जैसे ज्योतिबा फुले जो है मराठा जबरदस्त सोशल रिफॉर्मर थे, तो उन्होंने लो कास्ट कई सारे लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के अंदर कई सारी किताबों को लिखा है। इनकी एक बड़ी जबरदस्त किताब है गुलामगिरी, जहां पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ये डिस्क्राइब करते हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी हो गए, ईवी रामास्वामी नायकर हो गए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे ऑथर्स थे जो उस टाइम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को काफी ज्यादा हाईलाइट करके अपनी किताबों के अंदर लिख रहे थे। ठीक है, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आया गरीब लोगों के लिए बेटा वो ये था कि गरीब लोगों को अपने बारे में पता चला, अपने अधिकारों के बारे में पता चला कि समाज के अंदर उनके क्या राइट्स होने चाहिए और किस तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। तो ये सारा जो जज्बा उनके अंदर आया, ये सारा जो नॉलेज उनके अंदर आया, ये कहां से आया यार? ये आया आपकी प्रिंटेड किताबों से। ठीक है, चलिए
अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, कि हाउ डिड द प्ले प्रिंट कल्चर रेजिस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है कि प्रिंट कल्चर ने किस तरीके से नेशनलिज्म की ग्रोथ में भारत में हेल्प किया था। देखिए 19वीं शताब्दी के एंड में अगर आप देखोगे तो भारत में बहुत सारे लोकल भाषा के न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जा रहे थे, यानी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अब वर्नाकुलर यानी लोकल भाषा में आम आदमी को समझाना काफी इजी है, तो जितने भी आपके नेशनलिस्ट लीडर्स थे, बड़े बड़े जो आपके नेता थे, ये लोकल भाषाओं के अंदर जो है लोगों तक राष्ट्रवाद का मैसेज पहुंचा रहे थे, लोगों को यूनाइट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इन न्यूज़पेपर्स के अंदर नेशनल लीडर्स जो आर्टिकल्स लिखते थे उनको छापा जाता था, उनके आइडियाज को छापा जाता था। तो अगर देखोगे तो बड़ी संख्या के अंदर अभी लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें यहाँ पे, जो पीपल थे अलग अलग कम्युनिटीज एंड प्लेसेस के, तो ये अभी कनेक्ट हो चुके थे इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स क्या करते थे, एक जगह से दूसरे के न्यूज को कन्वे करते थे, कैरी करते थे, जिससे एक ऑल इंडिया है ना आइडेंटिटी, एक यूनिटी लोगों के अंदर यहां पे क्रिएट हो रही थी। राइट, अब अगर आप देखेंगे जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे है ना, उन्होंने कई सारी चीजों को एक्सपोज किया, जैसे ब्रिटिशर्स कितना खराब तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं, हमारे राइट्स को कैसे मारते हैं, उनका विद्रोह कैसे किया जा रहा है, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, दैट इज वाई एक आम आदमी के लिए इनको समझना बहुत आसान था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब पंजाब रेवोल्यूशनरीज को डिपोर्ट किया गया 1907 में, तो इसके बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा, अपने न्यूज़पेपर में लिखा, मराठा और केसरी चलाते थे वो। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो पढ़ने के बाद जब लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे पूरे प्रोटेस्ट शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। राइट, हालांकि अगर आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जी को इसके लिए अरेस्ट भी किया था 1 साल बाद, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो बच्चे की इसने एक चीज तो मेक श्योर कर दी कि लोगों के अंदर वो जो राष्ट्रवाद का भावना, वो जो पेट्रियोटिज्म का भावना है ना, वो कहीं ना कहीं यहां पे स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों फटाफट से देखिए, इसी के साथ हमारा आज का प्यारा प्यारा क्वेश्चन खत्म होता है, और आपके लिए आज का होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है कि भैया राउलेट एक्ट क्या था। इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मुझे इंतजार रहेगा। चले तो थैंक यू बच्चों सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली प्यारा ऑडियंस। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू, बाय बाय।